हेलो नमस्कार, मैं आपकी एजुकेटर सीमा गोस्वामी। बच्चों, आज आपको पढ़ाया जा रहा भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार या प्रकार, एक ही मतलब है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है और इसका जो उदाहरण प्रस्तुत करता है जिसमें सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों की भूमिका महत्वपूर्ण है। सार्वजनिक का मतलब होता है बच्चों, जो सार्वजनिक होते हैं वो सबके लिए यानी सरकारी योजनाएं, और निजी जो प्राइवेट योजनाएं हैं। तो इस तरीके से दोनों क्षेत्रों की भूमिका इसमें महत्वपूर्ण बताई गई है। सबसे पहले तो बच्चों ये समझ ले कि ये थोड़ा सा जो पहले 6 नंबर पे थी भारतीय व्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। क्षेत्रफल की दृष्टि में विश्व में 7वें स्थान पर है। ये आप नोट करते रहें जो मैं बोल रही हूँ। और इसके अलावा जनसंख्या में इसका दूसरा स्थान है, यानी जनसंख्या के आधार पर ये दूसरे स्थान पर है भारत, पहले स्थान पर चीन है। और इसका जो हमारा जो क्षेत्रफल है भारत का, वो केवल 2.4% क्षेत्रफल के साथ भारत विश्व की जनसंख्या का 17% भाग यानी 70% भाग को शरण प्रदान करता है। यानी इतने लोगों को, जो 100 में से अगर वो निकाले प्रतिशत, तो 17% भाग को शरण प्रदान करता है। इसके अलावा बच्चे, अगर आप देखें तो जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, विनिमय दर यानी एक्सचेंज रेट के आधार पर भारत की जो छठी बड़ी व्यवस्था, क्रय शक्ति समता पीपी के आधार पर तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो ये भारत की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और विनिमय दर एक्सचेंज रेट के आधार पर विश्व की छठी बड़ी तथा क्रय शक्ति समता के आधार पर तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था भारत की मानी जाती है। इसके अलावा बच्चों थोड़ा सा और समझ लेते हैं इसको। अगर आंकड़ों की रिसेंटली आंकड़े देखे जाएं 2022-23 के, तो वास्तविक जीडीपी जो भारत की मापी गई थी वो थी 8%। जो वृद्धि दर थी वो 8 से 8.5 आंकी गई थी। वहीं 2023-24 में जीडीपी वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो बच्चों, भारतीय अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित लक्षण हैं, कौन कौन से हैं? देखो बच्चों, सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय। हर व्यक्ति, जो प्रति व्यक्ति का मतलब होता है हर एक व्यक्ति की आय का निम्न होना। सेकंड है अधिकांश जनसंख्या का अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में संलग्न होना। अब इसको ऐसे देखोगे कि जो प्रति व्यक्ति आय है वो बहुत कम है भारत में। सेकंड जो पूछ कह रहा है ये कि प्राथमिक क्षेत्र में ज़्यादा लोग लगे हुए हैं। अब इसको ऐसे समझ सकते हैं हम, यानी प्राथमिक क्षेत्र जहाँ पे कृषि होती है उसमें एक ही परिवार के अगर ज़रूरत 2 व्यक्तियों की है या एक व्यक्ति है कि तो वो भी उस अर्थव्यवस्था में, उस प्राथमिक क्षेत्र में पूरा परिवार लगा हुआ है। यानी अगर 8 सदस्य हैं तो 8 के 8 सदस्य इस क्षेत्र में लगे हुए हैं, तो पूरी अर्थव्यवस्था इससे बहुत ज़्यादा नीचे आ जाती है। अगर 8 में से 2 व्यक्ति इस क्षेत्र में काम करें, यानी कृषि क्षेत्र में काम करें, और 6 व्यक्ति कोई व्यवसाय कर लें, तो जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो निम्न ना होकर के अच्छी हो सकती है। इसके अलावा बच्चों, अर्थव्यवस्था पर जनसंख्या का बढ़ता दबाव तीसरा कारण है। जो इसके लक्षण हैं, जो अर्थव्यवस्था है भारत की, क्योंकि संसाधन उतने ही हैं पर जनसंख्या सेकंड हाईएस्ट भारत की है, फर्स्ट चाइना की है। तो जो अर्थव्यवस्था है उस पर जनसंख्या का बोझ बढ़ रहा है, यानी ये दबाव जो बढ़ रहा है जनसंख्या पर कंट्रोल होना चाहिए, तब जाकर अर्थव्यवस्था सुधरेगी। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं बच्चे, जनसंख्या को, कि अगर हमारे घर में जो व्यवसाय है वो बहुत छोटा है, लेकिन जो सदस्य हैं खाने वाले या जो पैसे का इस्तेमाल करने वाले, चाहे खाना हो, घर हो, मकान हो, या कोई और एजुकेशन हो बच्चों की, और भी जो बीमार हो जाते हैं, डॉक्टर्स के जाना हो, पैसे ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन उसकी कारण क्या है कि सदस्य जनसंख्या ज़्यादा है घर में, तो वैसे ही देश में भी सदस्य संख्या ज़्यादा है। तो इसकी वजह से दबाव बहुत ज़्यादा देश पर या अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। बेरोजगारी की समस्या देश में बहुत ज़्यादा है, यानी रोजगार के जो संसाधन हैं वो बहुत ज़्यादा सीमित हैं, या हम संसाधनों को ज़्यादा बस हम क्या करते हैं कि संसाधन इसलिए भी सीमित है कि हम सिर्फ सोचते हैं कि भारत के जो लोग हैं, जो ये समस्या है कि ज़्यादातर हमारी नौकरी गवर्नमेंट हो जाए या बहुत अच्छी हो जाए, हम व्यवसाय की तरफ मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। तो इस वजह से भी भारतीय अर्थव्यवस्था थोड़ी कमज़ोर है। या फिफ्थ है आपका पर्याप्त पूंजी का अभाव। दोषपूर्ण संपत्ति वितरण। दोषपूर्ण संपत्ति वितरण का मतलब है किसी के पास तो बहुत ज़्यादा संपत्ति है और किसी के पास पर्याप्त पूंजी भी नहीं है। यानी तो हमारे, अगर कोई व्यवसाय करना हो
तो जहाँ लाखों की ज़रूरत होती है वहाँ हज़ारों भी नहीं होते रुपए। तो इस वजह से पर्याप्त पूंजी नहीं है आम लोगों पर, जो कि प्रति व्यक्ति आय इसलिए भी निम्न है। अगर कोई व्यवसाय भी करना चाहता है या कोई बड़ा काम करना चाहता है तो पैसे की कमी रहती है। और जो संपत्ति का वितरण है बहुत ही ज़्यादा दोषपूर्ण है, बहुत कम ज़्यादा का डिफरेंस है हर व्यक्ति के पास। आपने अपने देखा होगा और सुना भी होगा कि देश में 95% लोगों के पास जितनी संपत्ति है उतने देश के 5% लोगों पर वो संपत्ति अकेले पर आती है। तो आप देख सकते हो, समझ सकते हो कि दोषपूर्ण संपत्ति का वितरण भारत में है। 6 पॉइंट है आपका बच्चों, तकनीकी पिछड़ापन। टेक्नोलॉजी तरीके से हम आज भी बहुत ज़्यादा पीछे हैं। पिछड़ापन इसलिए है कि जो एजुकेशन सिस्टम है वो भी इतना अच्छा नहीं है। दूसरा, जो हमारी एजुकेशन पढ़ाई होती है, हम सिर्फ क्या करते हैं, हमारे भारतीय एजुकेशन सिस्टम में टेक्निकली कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता। जब बहुत ज़्यादा एज हो जाती है, कोई आईआईटी कर रहा है या कुछ ऐसी एजुकेशन, हायर एजुकेशन ले रहा है, तब जा कर के कोई टेक्निक सिखाई जाती है। मगर और देशों में आपने देखा होगा कि स्टार्टिंग बेसिस पर ही वो तकनीकी एजुकेशन देते हैं ताकि वो अपना व्यवसाय कर सकें, मशीनों का आविष्कार कर सकें। चाहे आपने देखा होगा अमेरिका हो, कोरिया हो या ऐसे जापान हो, जर्मनी हो, चाइना हो, कितना एडवांस उनकी तकनीक है। इसकी वजह से वो बाहर अपना जो सामान बेचते हैं और बहुत ज़्यादा अपनी जो अर्थव्यवस्था है उसको सुदृढ़ कर पाए हैं। साधन तो सभी देशों में, किसी किसी देश में तो बिल्कुल भी संसाधन नहीं है, कुछ कृषि प्रधान देश भी नहीं है, उसके बावजूद भी जो टेक्निक है वो बहुत हाई लेवल की है, तो इसलिए उनकी अर्थव्यवस्था भी बहुत अच्छी है। तो भारत में तकनीकी पिछड़ापन है, ये मानना पड़ेगा। तो अगला है पॉइंट बच्चों, विश्व का विकास। विश्व का विकास रिपोर्ट जो 2015 के अनुसार न्यून आय अर्थव्यवस्था वे हैं जिनकी प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद में $10,045 अथवा इससे भी कम थी। जो प्रति व्यक्ति आय थी उसमें बहुत ही ज़्यादा न्यून आय अर्थव्यवस्था वे हैं जिनकी जो प्रति व्यक्ति डॉलर के अगर देखा जाए तो $10.45 या इससे भी कम थी। नेक्स्ट है बच्चों, अब आते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, यानी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कौन कौन से हैं। पहला है प्राथमिक क्षेत्र, यानी किसमें आती है कृषि, वानिकी, मत्स्य या खनन। ये चारों जो पॉइंट हैं आपके, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। जो बच्चे 10th 11th 12th के बच्चे हैं वो भी अगर पढ़ देख रहे हैं तो वो समझ सकते हैं कि प्रथम क्षेत्र कौन सा है। हमारी कृषि होती है, वानिकी जो वनों से प्राप्त होता है, मत्स्य जो कि मछली है या कोई इस तरीके के साधन संसाधन है, खनन जो कि आपने देखा होगा जहाँ पर बालू, रेत, कई प्रकार के पत्थर, पेट्रोल, डीजल वगैरह जो निकाला जाता है खनन के द्वारा, या हीरा निकाला जाता है, कोयला निकाला जाता है। तो ये पहले यानी प्रथम क्षेत्र है, ये सबसे पहले ये होंगे। उसके बाद होता है आपका द्वितीय क्षेत्र यानी दूसरा क्षेत्र, निर्माण विनिर्माण। जो इसका सबसे पहले होता है निर्माण होता है, यहाँ से हमने सारा सामान लिया, फिर दूसरे क्षेत्र में जाते हैं, वहाँ निर्माण होता है, फिर उसका विनिर्माण होता है, फिर विद्युत एवं गैस जलापूर्ति आदि होती है, इसमें ये चीज़ें आती हैं। तो बच्चों क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, मिलान के लिए आ सकता है प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक। तो इन दोनों के अलग अलग पॉइंट देंगे और आपसे पूछेंगे कि ये कौन कौन से हैं, कौन सा द्वितीय क्षेत्र का है और कौन सा प्राथमिक क्षेत्र का है। तो जो प्राथमिक क्षेत्र के हैं वो कृषि वानिकी है, मत्स्य खनन है, और द्वितीय क्षेत्र के जो है वो निर्माण है, विनिर्माण है, विद्युत यानी बिजली, गैस एवं जलापूर्ति आदि है। तीसरा क्षेत्र है बच्चों जिसे हम तृतीय क्षेत्र कहते हैं, परिवहन, यानी कि देखो अब इसको ऐसे समझेंगे, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, व्यापार, भंडारण आदि ये तीसरे क्षेत्र में आते हैं। यानी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र हैं, पहले में सबसे पहले कृषि हुई, फिर वनों से हमने जो लकड़ी है, इतना फर्नीचर का काम होता है, ये सब कहाँ से आता है, ये वनों से ही आता है। मत्स्य पालन है, खनन व्यवस्था है, दूसरे क्षेत्र में आकर ये सामान फिर इस क्षेत्र में आएगा, फिर वहाँ पे उसका निर्माण होगा, फिर विनिर्माण होगा, फिर विद्युत, बिजली आदि और गैस जलापूर्ति की जो व्यवस्था है वो होगी, और उसके बाद ये दोनों व्यवस्थाएं होने के बाद
परिवहन यानी कि जब हमने खनन किया तो वहाँ से लोहा वगैरह जो निकला तो रेल बनी, हवाई जहाज़ बने, गाड़ियाँ बनी, बसें बनी, मोटरसाइकिल, जो भी जिसका भी आप परिवहन का इस्तेमाल करते हो सबका निर्माण हुआ। ये हमने कोई खनन से तो थोड़ी निकाला है, ये जब हमने खनन किया है वहाँ से कच्चा माल निकाला है तब परिवहन का निर्माण हुआ, किसी बस, रेल, गाड़ी जिसका भी। एवं संचार व्यवस्था, जो हम जितने भी टीवी वगैरह देखते हैं, जो जितनी भी संचार व्यवस्थाएं होती हैं उसका निर्माण होता है। फिर वह ये सारी चीज़ें बिकती हैं तो बैंकों की ज़रूरत पड़ती है, तो फिर बैंकिंग व्यवस्था आती है, फिर बीमा व्यवस्था आती है। इन सब चीज़ों का बीमा भी होता है, बड़ी बड़ी कंपनियों का, बड़े बड़े व्यवसायों का। फिर व्यापार किया जाता है, यानी किसान ने अपना कृषि की, यहाँ पर बेचा, यहाँ से फिर यहाँ पर आया, एक राज्य से दूसरे राज्य में गया, तो इस तरीके से फिर उन व्यापारियों की ने जो सामान खरीदा उसके भंडारण की भी व्यवस्था करनी पड़ती है। आपने देखा होगा देश इतना बड़ा है, जनसंख्या इतनी ज़्यादा है, तो भंडारण व्यवस्था आज भी सुदृढ़ नहीं है देश की। आपने देखा होगा कहीं बारिश हो रही है तो दिखाते हैं कभी न्यूज़ वगैरह में, तो जो गेहूं है, चावल है, वो खुले में ही पड़ा है, मतलब उसकी एक ऐसी व्यवस्था नहीं है। या तो व्यवस्था नहीं है तो गरीबों में पहले ही बांट दो ताकि वो अपने छोटे छोटे घरों में उसको स्टॉक करके रख सकें, नहीं तो अगर नहीं है तो फिर भंडारण की व्यवस्था करनी चाहिए। लाखों टन जो गेहूं, जो बाजरा, जो भी दालें हैं या कुछ भी है वो सड़ जाती हैं, इसकी व्यवस्था भी बहुत ज़रूरी है जिससे कोई भी भूखा ना रहे। तो ये 3 क्षेत्र हैं बच्चों अर्थव्यवस्था के, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो बच्चों आज मैंने आपको पढ़ाया भारतीय अर्थव्यवस्था, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार क्या है, प्रकार क्या है, भारत में अर्थव्यवस्था कितने नंबर पर आती है, और मैंने पढ़ाए आपको अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, यानी प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तो बच्चों ये नेक्स्ट वीडियो में आपको विकास के प्रमुख संकेतक पढ़ाऊंगी, ताकि आपको ये छोटी वीडियो के माध्यम से जो इकोनॉमिक्स है वो बहुत अच्छी तरीके से अर्थव्यवस्था समझ में आ जाए। एक साथ अगर मैंने 1 घंटे की वीडियो आपको प्रोवाइड कराई तो सब कुछ होच पोच हो जाता और इतना जल्दी समझ में नहीं आता। तो बच्चों वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है आपका, इसमें कोई पैसा नहीं लग रहा है। और बच्चों अगर आप ऑफलाइन क्लासेस लेनी है या आपको नोट्स लेने हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर मैंने अपना दिया हुआ है अबाउट में, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं और मुझे कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। तो ज़रूर लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।